हेलो क्लास 8th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप का टेस्ट पेपर। ज़ेनिथ गुरु की ये टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। बट क्योंकि अब हम अपने बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर ना करके हम यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट का पेपर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 20 ही क्वेश्चंस होंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के होते हैं, राइट। तो इस सेशन में टोटल हम 2 ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एंड दोनों के दोनों जो क्वेश्चन पेपर होंगे बेटा वो फुल सिलेबस होंगे, ठीक है। ऑलरेडी क्योंकि अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स नो नीड टू स्कैन इट, बट YouTube के अलावा अगर कहीं से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्कैन करके आप हमारे YouTube को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको स्कैन करने के बाद आप हमें गूगल रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर अभी तक आप हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, सो आप इसको स्कैन करेंगे तो क्लास 8th के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको क्लास 8 से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां मिलेंगी। एंड डोंट वरी, आप सोचोगे कि अभी तो हमारा सेशन खत्म होने वाला है, हम ग्रुप क्यों ज्वाइन करें। सो बेटा आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे फिर हम अपने आपके अगले क्लास के लिए लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। आई नो कि अब आप क्लास 8th से क्लास 9th की तरफ जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 6th 7th एंड 8th के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास 9th में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन, वो है स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्लियर है बेटा, तो आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके चलो भाई, यस, तो यहाँ पे क्या है, फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। दिस इज पेपर 1 एंड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन आपको 30 मिनट मिलेंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस से सीधा अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा है, According to the bulletin board, what is the most of the leading risk factor of the health? ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्क फैक्टर कौन से हेल्थ के बारे में वहां पे बात की गई थी? दैट इज ओबेसिटी, एयर पोल्यूशन, फास्ट फूड या फिर इमर्जन इन सोशल मीडिया। क्या हो जाएगा? Which option is correct for this question? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताएंगे कौन सा यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बुलेटिन बोर्ड में काफ़ी सारी ऐसी बीमारियों के बारे में था, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन से होता है, एनवायरमेंटल रिस्क की वजह से होता है, जैसे ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी के बारे में बात करेंगे, हार्ट डिजीज से रिलेटेड के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि ओबेसिटी के बारे में नहीं दिया गया था, वहाँ पे ओबेसिटी के बारे में भी आपसे चीज़ें पूछी गई थी, राइट। ओबेसिटी के बारे में भी वहां पे सारी की सारी चीजें दी गई थी, बट इस क्वेश्चन के लिए हम कौन सा आंसर करेक्ट कर देंगे? ऑप्शन कौन सा करेंगे करेक्ट? दैट इज ए, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा, दिस इज 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर मूव फ्रॉम, एयर हमेशा कहां से कहां की तरफ मूव करती है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन एंड ड्राई रीजन टू ह्यूमिड रीजन। यस, एयर का मूवमेंट हमेशा कहां से होता है? देखो किसी भी चीज की मूवमेंट के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पे एक गिलास पानी गिरा दो तो आप क्या देखोगे कि जहां पे पानी की क्वांटिटी कम है वहां से पानी मूव करना शुरू होगा और कहां पे चला जाएगा? जहां पे पानी की क्वांटिटी कम होगी। तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर का मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 है यहाँ पे हमारा। ओके, व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक
वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आपको पता है कि भाई जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी यहां पे एकदम सही होगा। ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ पुश। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कहां पे आपको पुश यानी कैसे पुश एंड पुल पढ़ा है ना, कहां पे आपको लग रहा है कि ऐसे पुश वाला ऑप्शन यहां पे लग रहा है? ठीक है, अ फार्मर पुलिंग अ प्लाउ विद अ बुल, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ द वाटर, हिटिंग अ हॉकी बॉल विद अ स्टिक, अ फील्डर कैचेस अ क्रिकेट बॉल। ठीक है, तो अ फार्मर पुलिंग अ प्लाउ विद अ बुल। ठीक है, तो पुल कर रहे हैं यानी कि उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको पुश नहीं कर रहे, वहां पे क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ अ वाटर, जब आप बाल्टी को ऐसे उठाओगे तो आप अपनी तरफ उसको खींचोगे, ना कि उसको बाहर फेंकोगे। हिटिंग अ हॉकी बॉल विद अ स्टिक, यस, आपने क्या किया? हॉकी बॉल, ये बॉल आई, आपने हॉकी से उसको ऐसे स्टिक कर दिया, तो आपने उसको दूर भेज दिया, दैट मीन्स आपने उसको क्या कर दिया बेटा? पुश कर दिया है, आपने उसको पुश कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हिटिंग अ हॉकी बॉल विद अ स्टिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5। So in this question, if a laboratory has only a fold scope, ठीक है, लेबोरेटरी के पास फोल्ड स्कोप है, हमने माइक्रोस्कोप भी पढ़ा है, हमने फोल्ड स्कोप के बारे में भी पढ़ा है, तो कह रहे हैं कि if a laboratory has only a fold scope, what is the primary limitations when studying microscope? Compare a high powered laboratory microscope। ठीक है, तो फोल्ड स्कोप को हम माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे बेटा? ये कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज it cannot be used to observe unicellular organisms. Second है, it does not provide the same level of details as a high powered microscope. It cannot be used to observe a nuclei of a cell. It is not foldable and it's difficult to transport. Yes, क्या हो जाएगा? देखो, फोल्ड स्कोप ऑफ कोर्स इट इज इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, उसको फोल्ड करके कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, सो दैट इज नॉट द ट्रू आंसर। यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जिस लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप काम करता है, बिकॉज माइक्रोस्कोप इज हाईली पावर्ड। ठीक है, वो बहुत चीजों को ऐसे जूम करके दिखा देगा। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपने एक 10,000 वाला फोन लिया है, ठीक है, और आपने एक आईफोन ले लिया, आप दोनों से एक अच्छी सी फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि आईफोन से बढ़िया फोटो खींच रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जूम भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है, दूर तक का जूम हो जा रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोन से या फिर सस्ते फोन से सेम काम करेंगे, फोटो दोनों में खिंच जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी, वो रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा सस्ते वाले फोन में, राइट? तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, जितना इफेक्टिवली, ठीक है, जितना इफेक्टिवली माइक्रोस्कोप काम कर सकता है उतना इफेक्टिवली फोल्ड स्कोप काम नहीं कर सकता है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल एज अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, The changing shapes of the moon are called. Yes, moon जो है वो अपने shapes को क्या करता रहता है? Time to time change करता रहता है, depends on the sun's rays, right? So the changing shape of the moon are called shadow, eclipse, reflection and phase. क्या बोलते हैं उसको हम? Yes, moon के phases होते हैं। सुना है ना, मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं? वैक्सिंग के बारे में सुना होगा आपने, वेनिंग के बारे में सुना होगा। ठीक है, इसमें भी काफी सारे पाथ्स होते हैं, इनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। यस, सो शेप्स ऑफ द मून को हम बेटा कहते हैं फेजेस। क्या कहते हैं इसको? हम फेजेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th. ओके, सो क्वेश्चन 7th है बेटा, डिफ्यूजन इन गैसेस इज फास्टर देन इन लिक्विड. ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन फास्टर होता है लिक्विड के कंपैरिजन में. व्हाट इज द रीजन? Gaseous particle are closer together. Gaseous particle do not move. Gaseous particle move faster and have a more space. Gas particle are heavier. क्या हो जाएगा? देखो, गैस के बारे में अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक तो वो कंटिन्यूएशन मोशन में रहते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, मतलब दे डू रैंडम मोशन. ठीक है, अब इसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ कोर्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फ्री है मूव करने के लिए. इनके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से दे शो हायर डिफ्यूजन देन लिक्विड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन इन गैसेस इज फास्टर देन इन लिक्विड बिकॉज गैस पार्टिकल मूव फास्टर एंड हैव अ मोर स्पेस. राइट, गैस मूव फास्टर एंड हैव अ मोर स्पेस. क्वेश्चन नंबर 7th का ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं. यस, क्वेश्चन नंबर 8. चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 8 इज A substance that cannot be broken into simpler substances chemically. ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में, दैट इज कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट एंड सॉल्यूशन. क्या हो जाएगा? कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट एंड सॉल्यूशन. कंपाउंड दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसको ब्रेक किया जा सकता है. ठीक है, और मिक्सचर भी दो या फिर दो से ज्यादा चीजें होती है. सॉल्यूशन में भी दो सब्सटेंसेस यूज होते हैं, लेकिन एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म एंड कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल. ठीक है, उसको और तोड़ नहीं सकते हैं हम. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th. So, question 9th is which part of the flower produce pollen. ठीक है, फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो पोलन को प्रोड्यूस करता है? यस, सो प्लांट का वो मेल पार्ट है. ठीक है, प्लांट का वो कौन सा पार्ट है बेटा? प्लांट का वो मेल पार्ट है विच प्रोड्यूस पोलन. अब आपको इसमें मेल पार्ट ढूंढना पड़ेगा प्लांट्स के लिए. दैट इज ओव्यूल, एंथर, स्टिग्मा एंड सेपल. क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज, देखो मेल, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट कौन सा हो जाएगा? दैट इज एंथर. ठीक है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन. ठीक है, एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन को. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9th ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th. वेयर इज? ओके, सो क्वेश्चन 10th है एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट हैपन? ठीक है, सो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है हमारे पास 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और लिक्विड की यहाँ पे डेंसिटी इज ग्रेटर, मतलब 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, फ्लोट करेगा पार्शियली, या फिर कंप्लीटली फ्लोट करेगा, या फिर वो उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा. तो देखो इनकी जो डेंसिटीज है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सो ये पार्शियली फ्लोट करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी है वाटर की एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो सिंक होने का तो देखो सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, सीधा सीधा ये क्या करेंगे बेटा? फ्लोट करेंगे, लेकिन पूरे पूरे फ्लोट नहीं कर पाएंगे, पार्शियली फ्लोट करेंगे. ठीक है, पार्शियली फ्लोट करेंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th. So question 11th is a group of the same species living in a habitat is called. ठीक है, सेम स्पीशीज में, ठीक है, सेम स्पीशीज का जो ग्रुप होता है बेटा उसको क्या कहते हैं? सेम स्पीशीज के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? एनी आइडिया? ऑप्शन देखें पहले हम. सो इट इज कम्युनिटी, इकोसिस्टम,
पॉपुलेशन या फिर बायोस्फीयर, क्या बोलेंगे इसको हम? यस क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। So question 12 है when light strike a mirror at 30 degree the angle of reflection is, ठीक है। अगर एक मिरर पे लाइट स्ट्राइक कर रही है एंड इट मेक अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। हमने पढ़ा है एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है, राइट हमने पढ़ा है जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के कैसा होता है? बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। सो अगर एंगल आई हमारा 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल आर भी हमारा यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो ओके क्वेश्चन 13 है विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में इनमें से कौन सी चीजों का इस्तेमाल होता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर नन। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप में मतलब बहुत दूर की ऐसी चीज फोकस करके देखते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप में कौन सा मिरर यूज किया जाता है बेटा? जो कैसा हमको इमेज दिखाए, जो फोकस ऑफ लाइट को क्या करे? एक साथ कलेक्ट करे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग में हेल्प करें, एंड दैट इज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर का क्या एग्जाम्पल होगा? Which of the following is an example of herbivore? Tiger, fox, deer and eagle. Tiger, fox, deer and eagle क्या हो जाएगा herbivore का एग्जाम्पल? herbivore क्या होते हैं? यस जो हरे भरे पत्ते खाते हैं, है ना, जो हरे भरे पत्ते खाते हैं उनको हम herbivore बोलते हैं। तो यहाँ पे हरे भरे पत्ते कौन खाता है बेटा? सोचो जरा, टाइगर पत्ते खाएगा क्या? फॉक्स पत्ते खाएंगे? ईगल पत्ते खाएंगे? नहीं खाएंगे, ठीक है, ये नहीं खाएंगे। कौन खाएगा पत्ते? डियर, ठीक है, डियर जो है वो हर्बीवोरस होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक बार हर इंडिविजुअल क्लास में किया हुआ है। सो अगर आपने हर एक इंडिविजुअल क्लास को लिया होगा, ठीक है, तो आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर बेटा कर पाएंगे, ठीक। सो यहाँ पे है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल 1 ml, ऐसा कुछ है? नहीं, रिलेशन बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। सेंटीमीटर क्यूब एंड ml में क्या रिलेशन है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब एंड ml में क्या रिलेशन है? हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 1 मिलीलीटर, नॉट मीटर, 1 मिलीलीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, क्या इतनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाए, चलो फटाफट से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मुझे आप इसका आंसर बता देंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चे कि एलॉय क्या होता है। जब दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे ब्रॉन्ज पूछा गया। ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना आपको स्कूल में, गोल्ड मेडल मिलते हैं, सिल्वर मेडल मिलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल, लेकिन जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो मेटल और मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। दो अलग अलग यहाँ पे मेटल से मिलके बनाए जाते हैं।
ठीक है, तो उसको हम एलॉय कहते हैं। तो आपको बताना है कि बताओ वो कौन से मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। सो कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, आयरन एंड कार्बन, कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, क्या हो जाएगा, दैट इज कॉपर एंड टिन। किससे मिलके बनता है बेटा, कॉपर और टिन से मिलके बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। So question 17th is a lunar month is approximately, yes, lunar month कितने का होता है, 15 days, 28 days, 31 days या फिर 29.5 days। कितने डेज का होता है बेटा, it is 29.5 days, ठीक है। कितने का होता है, 29.5 days का होता है। it depends on the one cycle of phase of moon, ठीक है। मून का जब एक फेज कंप्लीट होता है तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड चलिए क्वेश्चन 18 है, द फोर्स दैट अलाउ एनिमल लाइक बुल टू पुल कार्ट एंड ह्यूमंस टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सी, चाहे बुल की बात करें चाहे ह्यूमन की बात करें, है ना, अगर हम यहाँ पे कोई चीज ऐसे पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग आवर मसल पावर, है ना, हम यहाँ पे अपने मसल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। क्या बोलेंगे उसको हम, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मस्कुलर फोर्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 इज Which of the following is an example of sign of illness, ठीक है। कौन सी चीज यहाँ पे illness का साइन बता रहा है, ठीक है। तो टायर्डनेस है, पेन है, रैश है या फिर डिजीनेस है, illness का साइन है, ठीक है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है यहाँ पे नहीं, ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे साइन है, ठीक है। हाँ, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है सिम्टम, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, साइन के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन, जो हमको क्या हो जाए, जो हमको देख के खुद को मतलब पता चल जाए कि हाँ हमने ऑब्जर्व कर लिया भाई इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सिम्टम क्या है, जैसे कि दर्द हो रहा है, किसी को पेन वगैरह है, डिजीनेस है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर दी सिम्टम्स। बट हमसे सिम्टम्स नहीं पूछा, हमसे यहाँ पे इलनेस पूछी है। साइन ऑफ इलनेस दैट इज रैश, क्या हो जाएगा, रैश यहाँ पे इलनेस का साइन है, ठीक है। मान लो आपको बहुत थक गया, हो सकता है कि आपको आगे जाके बुखार हो जाए, ठीक है, तो ये सिम्टम है कि आपको थकावट हो रही है, बहुत ऐसे चक्कर से आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे क्या बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं कि हाँ आगे जाके हो सकता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन आपको भाई रैश हो गया, मतलब हो गई, दिख गया कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। सो दैट इज साइन, राइट। नाउ last question of this worksheet and that is question number 20, very important question, ठीक है, बेहद ही important question है question number 20। a dam has a broad base too, ठीक है, डैम का जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू देयर टॉप पार्ट। क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखे, रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, विथस्टैंड वाटर प्रेशर या फिर स्टोर मोर वाटर। तो देखो क्या रीजन है, जब भी हम एक डैम में पानी भरेंगे तो पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, उसके बॉटम पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अगर खड़े हो तो आपका पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, आपके पैरों पे पड़ता है, आपके बॉटम वाले पार्ट पे पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम डैम के बारे में बात करते हैं तो पानी जब उसमें भरेंगे तो पूरा का पूरा प्रेशर उसके बॉटम पे पड़ेगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया पढ़ा है। अगर प्रेशर एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा तो उस पे प्रेशर कम लगेगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो उस पे प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, क्लियर। इसीलिए ताकि डैम जो है वो टूट ना जाए, प्रेशर को हैंडल कर ले, इस वजह से डैम के जो बेसिस हैं वो ब्रॉड बनाए जाते हैं,
क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं समाप्त। अगर आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्लस आप साथ ही साथ ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब हमारी कौन सी क्लास होनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका पार्ट 2 भी नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।